Hello everyone, my name is Harshal Chaudhary. Topic for today is the strategy for studying Comptroller and Auditor General of India. Okay, CAG के बारे में हम पढ़ेंगे. काफी नाम सुना होगा आपने CAG का, कोल स्कैम के टाइम पे, 3G स्कैम के बाद. So let's study what CAG is all about. Before we begin, आप Unacademy Plus सब्सक्राइब करके सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं. उसके लिए मेरा कोड आप टॉप MPPSC यूज कर सकते हैं. आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज दिस कोड टॉप MPPSC. ओके, दिस इज माई यूट्यूब रिचुअल. 9 बजे रोज यूट्यूब में एक मेरा स्ट्रैटेजी का चैप्टर होगा. साथ ही साथ सैटरडे को 9 से 10 एक स्पेशल क्लास होगी जो अनअकैडमी ऐप में होगी. कुछ MCQs देखते हैं जिससे हमको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. पहला बेसिक सा क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पोस्ट ऑफ CAG. CAG की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में देखने को मिलती है हमको. यहाँ पे आपको 4 आर्टिकल्स दिए हुए हैं. यू हैव टू टेल विच आर्टिकल डील्स विद CAG. ओके, 148 डील करता है CAG से. इससे ये भी पता चलता है हमको कि CAG का जो ऑफिस है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है. तो आपको इस तरीके से भी 4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर कॉन्स्टिट्यूशनल, या संविधान में दिए हुए हैं. तो उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे. एक CAG दे दिया जाएगा, दूसरा UPSC दे दिया जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दे दिया जाएगा, फाइनेंस कमीशन दे दिया जाएगा. तो यू हैव टू चूज द इनकरेक्ट वन विच इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस. तो ऑब्वियसली CAG कॉन्स्टिट्यूशन में है, UPSC है कॉन्स्टिट्यूशन में, फाइनेंस कमीशन की बात होती है. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, स्टैट्यूटरी ऑफिस है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है. स्टैट्यूटरी का मतलब होता है किसी लॉ या किसी एक्ट के तहत अगर कोई ऑफिस बनता है तो उसको हम स्टैट्यूटरी बोलते हैं. लेकिन अगर संविधान में उसका प्रोविजन दिया हुआ है तो वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. हु अपॉइंट्स द CAG. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कौन अपॉइंट करता है, नियोक्ता उनके. तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लगभग प्रेसिडेंट ही उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं. तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस भी आपको तैयार करना है. अपॉइंटमेंट हो गया. ओके, उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस हो गया, टेन्योर हो गया, रिटायरमेंट की एज हो गई कि रिटायर कब होते हैं, कितना एज होता है CAG का. बिकॉज हमको हमेशा कंफ्यूजन होता है 5 साल रिटायरमेंट एज है या 6 ईयर्स उनकी 6 ईयर्स का टेन्योर है या 5 ईयर्स का टेन्योर है. तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप 6 ईयर्स रिटायरमेंट एज वाले जो भी ऑफिसर्स हैं उनको आप अलग से एक टेबल बना के लिख लें, और 5 ईयर्स वाले जितने हैं उनको अलग से लिख लें. तो आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बिकॉज 5 ईयर्स एंड 6 ईयर्स ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु इज द करंट CAG ऑफ इंडिया. तो आपको ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हो सकता है जब एग्जाम हो तो फिर से अपडेट हो जाए कुछ. तो आपको करंट CAG हमेशा याद रहना चाहिए कि फिलहाल करंट स्टेट पे हमारे CAG कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशंस इज नॉट फुल्ली ऑडिटेड. आपको पता होगा कॉर्पोरेशंस जो होते हैं, कुछ कॉर्पोरेशंस ऐसे होते हैं जिनको CAG टोटली ऑडिट करते हैं, और कुछ कॉर्पोरेशन होते हैं जिनको वो ऑडिट तो नहीं करते लेकिन CAG के एडवाइस के बेसिस पे प्राइवेट ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं. ओके, प्राइवेट ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं आफ्टर द एडवाइस ऑफ CAG, एडवाइस के बेसिस पे. तो आपको ये लक्ष्मीकांत में अलग से दिया हुआ भी है. तो आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस देख लेने हैं जिनको CAG टोटली फुल्ली कंप्लीट ऑडिट करते हैं. जैसे एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया का कंप्लीट ऑडिट होता है. ऑयल एंड गैस कमीशन वगैरह जो हो गए, उसके बाद दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हो गया, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन हो गया, इनको CAG कंप्लीट ऑडिट, टोटल ऑडिट CAG के हाथ में रहता है. तो ये आपको देखना है. Which of the following statement is not true? Okay, यहाँ पे not true दिया हुआ है. Which of the following statement is not true about the CAG. मतलब 3 स्टेटमेंट CAG के बारे में यहाँ पे सही होंगे, हमको गलत वाला स्टेटमेंट चूज करना है. स्टेटमेंट्स देखते हैं. He is the head of Indian accounting and auditing department. सेकेंड स्टेटमेंट है, he audits the account of central government only. क्या CAG सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑडिट करता है? नो, बिकॉज स्टेट को भी ऑडिट करता है वो. ओके, ही इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड, या पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया के गार्जियन बोला जाता है उनको. Public purse. He is called the guardian of public purse of India. The CAG of India is summarized as general auditor. So you have to choose the wrong statement out of them. अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन है, to whom the CAG of India submits his resignation letter. रेजिग्नेशन वो किस तरीके से देते हैं, किस तरीके से उनका ऑफिस वेकेंट होता है. तो ये सारी चीजें हमको देखनी होंगी. प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आ सकता है.
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, हमको ट्रू स्टेटमेंट चुनना है, मतलब 3 स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगे। ट्रू अबाउट सीएजी, पहला है नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द सीएजी इन इंडिया ऑफ इंडिया बो इन दी बोथ दी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों सदनों में कोई भी मिनिस्टर सीएजी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, सही स्टेटमेंट है, बिकॉज कोई भी मिनिस्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सीएजी की जो जनरल एक रिपोर्ट होती है उसको प्रेसिडेंट कॉजेस इट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। ओके, तो प्रेसिडेंट सीएजी की रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। द सीएजी ऑफ इंडिया कैन रिमेन इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स, ये टेन्योर से क्वेश्चन है, टेन्योर से ये स्टेटमेंट आया हुआ है। ओके, सो हमको टेन्योर देखना होगा, 65 है 62 है। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड ही वर्क्स अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहें तब तक वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट में गलत है क्योंकि उनका टेन्योर फिक्स होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन दी सीएजी बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। तो ये रिमूवल के बारे में क्वेश्चन है। आपको पता है कि सीएजी का ऑफिस बहुत इंडिपेंडेंट बनाया गया है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी गई है उनको, तो उनको रिमूव करने का प्रोसेस को डिफिकल्ट बनाया गया है। ओके, रिमूवल के प्रोसेस को, जैसे यूपीएससी के मेंबर के प्रोसेस डिफिकल्ट बनाई गई है, उसी तरीके से सीएजी के रिमूवल को भी टफ बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल का प्रोसेस रहता है काफी डिफिकल्ट होता है, 3/4 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है हमको, 2/3 मेजोरिटी, तो उस तरीके से इनको रिमूव किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ सीएजी। नॉट द वर्क, ओके, इनमें से कौन सा सीएजी का काम नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, ही सबमिट्स द रिपोर्ट्स रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो राष्ट्रपति के सामने वो प्रस्तुत करते हैं। ही प्रोटेक्ट्स द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड जो होती है उसके वो गार्जियन होते हैं। He submits the audit report of the state governments to the president of India. State government की audit report क्या वो president को देते हैं या governor को देते हैं, ये आपको देखना होगा। He audits all the institutions which receive fund from central government. Central government जिस institution को भी fund देती है उन सबको वो audit करते हैं। तो you have to choose the wrong statement, कौन सा काम इनका नहीं है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे प्लस क्लास में। बेसिक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर को पढ़ने की बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होगी, सबसे पहले आपको एक आर्टिकल देखना होगा। आर्टिकल हमेशा प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किस आर्टिकल के तहत है, तो आप ये आर्टिकल याद कर लेंगे। व्हाट इज सीएजी, सीएजी का बेसिक आइडिया क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अल्टीमेटली होता क्या है, क्या काम है उसका। तो ये सीएजी एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज सीएजी। सो यू हैव टू राइट 3 स्टेटमेंट्स अबाउट सीएजी। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेंगे। किस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट होता है, कौन उनका अपॉइंटमेंट करता है। जैसे प्रेसिडेंट, आपको मैंने बताया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सीएजी को, कौन अपॉइंटमेंट करता है, टर्म क्या होता है, रिटायरमेंट की एज क्या होती है उनकी। ओके, किस एज में उनका रिटायरमेंट होता है, कितने ईयर का टेन्योर होता है उनका। ओके, और मैक्सिमम कितने साल तक काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। रेजिग्नेशन किसको देते हैं, टू होम। इस पे आपको प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन हमने पीछे देखा था पिछले स्लाइड में कि वो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उनके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन है। इसको आप तैयार करेंगे मेंस के हिसाब से फॉर 6 मार्क्स। ओके, कि उनके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, उनकी जैसे सैलरी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, रिमूवल का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के जैसा बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ सीएजी एंड व्हाट आर द पावर्स ऑफ सीएजी। ये क्वेश्चंस आ भी चुके हैं एमपीपीएससी के मेंस में, तो मेंस के लिए आप 6 मार्क्स में क्वेश्चंस तैयार करेंगे। इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हम करके देखेंगे प्लस क्लास में कि क्या पावर्स होते हैं सीएजी के और क्या क्या उनके फंक्शंस या ड्यूटीज होती हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से अकाउंट्स को वो ऑडिट करते हैं, कैसे फॉर्मेट बताते हैं कि दे रिकमेंड द फॉर्मेट इन विच ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड। स्टेट के अकाउंटिंग को देखते हैं, ऑडिटिंग को देखते हैं, जो महारत्ना है, पीएसयूज वगैरह हैं, उनके अकाउंटिंग ऑडिटिंग को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ हमको देखनी होगी। रोल ऑफ सीएजी, रोल ऑफ सीएजी से तात्पर्य है कि जिस तरीके से आपने देखा कि मेड बी 3G स्कैम, जो भी हमारे स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, ओके, तो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड स्कैम के बारे में उन्होंने बताया, कोलगेट के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तभी सामने आ पाई जब सीएजी ने अपना प्रोफाउंड एक जो उनका फंक्शन है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से कर्तव्य का निर्वहन किया और एक इंडिपेंडेंट ऑफिस के रूप में पार्टीज से बिना बायस हुए, बिना पॉलिटिक्स से बायस हुए,
वो सामने लेके आए जो गड़बड़ियां हुई थी अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, जो उनको गड़बड़ियां समझ में आई। तो इस तरीके से रोल ऑफ सीएजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक मेंस के लिए क्वेश्चन बनता है आपके लिए इंपॉर्टेंट कि व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ सीएजी। तो उस रोल पे आपको दे विल आस्क यू टू थ्रो लाइट, प्रकाश डालिए कि उनका क्या उपयोगिता है इस ऑफिस की। तो यू हैव टू राइट ऑन दिस। उसके बाद आप जैसे कि भीमराव अम्बेडकर ने सीएजी के बारे में बोला था, तो वो स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है। इस तरीके के कंक्लूजन्स के साथ आप इस आंसर को लिखेंगे। सीएजी और कॉर्पोरेशन, जैसे मैंने बताया, कुछ कॉर्पोरेशन है जिनको टोटली सीएजी ऑडिट करते हैं, ओके, और कुछ कॉर्पोरेशन है जिनके लिए वो एडवाइस करते हैं और एक प्राइवेट ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये आपको देखना है कि कौन से कॉर्पोरेशन है जिनको टोटली सीएजी ही अपॉइंट करते हैं। और लास्ट में आपको देखना होगा कि पॉल एच एप्पलबाई, इन्होंने एक क्रिटिसिज्म दिया था कुछ सीएजी का। इनका कहना था कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन की समझ नहीं होती सीएजी को। एक डेप्यूटी सेक्रेटरी भी जो एक डिपार्टमेंट का है, उसको वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बट सीएजी को नहीं होती है, बट फिर भी वो लोग ऑडिट करते हैं। एक कॉम्प्लिसेंसी फैक्टर आ जाता है, एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल बन के रह गया सीएजी। हर कोई डरता है सीएजी से कि हम ये करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये करेंगे तो फंस जाएंगे। तो एक कहना चाहिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है सीएजी के काम से। इस तरीके की कुछ क्रिटिसिज्म्स उन्होंने दिए हैं जो हम प्लस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भी आपको मेंस में पूछा जा सकता है, क्रिटिसिज्म ऑफ सीएजीज ऑफिस, ओके, कि वो कितना इफेक्टिव है नहीं है, उसके होने से उसके ऑडिटिंग फंक्शन से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। So this has to be studied. This was the strategy for studying the chapter. Okay, CAG चैप्टर में इतनी चीजें आपको देखनी है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। डिटेल्स हम अनअकैडमी प्लस क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।